जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। है ये है हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। और इस सेशन में हम नियर अबाउट 11 टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देख लेते हैं क्या टॉपिक है। द फर्स्ट टॉपिक है द पीस फार्मूला दैट इज बिटवीन टू द यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में है, तो ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। और स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टेट पीसीएस के भी पर्सपेक्टिव से आ सकता है। और ये प्रीलिम्स के यूपीएससी का प्रीलिम्स में भी आ सकता है। और मेंस में जो इंडिया यूक्रेन एंड रशिया रिलेशन है, तो उसमें भी ये इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ द एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। और इसका यूज होता है कि फॉरेन से जब हमें फंडिंग होती है, जब डोनेशन होता है किसी एनजीओ में या एसोसिएशन में, उसके लिए हमें रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम जीएस पेपर 2 का ये वाला टॉपिक गवर्नेंस के अंडर में पढ़ेंगे, जिसमें कि एनजीओज हैं, जिसमें कि डिफरेंट अदर नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो जीएस पेपर मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ेंगे। ओके, देन वी विल स्टडी नोटिफाई नॉर्म फॉर द मेक मोटिव्स एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन। मूवीज है यहाँ पे, तो मूवीज को एक्सेसिबल बनाना है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो हाई कोर्ट का पहले भी इस पे ऑर्डर आया है, एक बार और ऑर्डर आया कि प्लीज उसको एक्सेसिबल बनाइए। ऑलरेडी हमारे पास डिसेबिलिटी एक्ट है। तो अगेन इसको वल्नरेबल सेक्शन का जो इम्पैक्ट है उनके लिए स्कीम है, या उनके लिए कोई भी अगर आता है ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी, तो मेंस में उसका यूज हम कर सकते हैं। बॉन्ड्स, बिग मनी एंड एन इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस आर्टिकल में डिटेल में एनालिसिस किया गया कि डेमोक्रेसी में कितने पैसे की जरूरत है। अगर आप इलेक्शन में ही जानते हैं, तो जो पैसे का अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो पैसे इलेक्शन लड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए, क्या इसकी जरूरत है क्या, तो उसी को बात किया गया है। और फिर इसमें जो बॉन्ड का मिसयूज किया गया है उस पे है। तो बॉन्ड कंटिन्यूअसली पब्लिक डोमेन में है, हो सकता है कि यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन पूछ दे। तो जितना हम इस पे एनालिसिस करेंगे उतना हमारे लिए सहूलियत होगा वो आंसर लिखने में। तो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस ही स्पेसिफिक है। देन वी विल स्टडी ए बैलेंसिंग एक्ट। यहाँ पे है कि फिजिकल डेफिसिट जो इंडिया का है वो हम कंटिन्यूअसली टारगेट है बढ़ा रहे हैं। अभी हमने जो टारगेट बनाया था, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, उसको 2029-30 तक ले गए हैं। तो अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्रीलिम्स में जो डेटा है कि कब तक हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, टारगेट कब तक का है वो है। फ्लाइट फ्रॉम द फटीग, ये है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन का नोटिस आया था जितने भी एयरलाइंस हैं उनके लिए, कि उनके जो पायलट्स हैं उनको फटीग के कारण जो एक्सीडेंट एंड सेफ्टी का कॉन्सर्न है, हमने देखा था डेथ भी हुआ था एक पायलट का भी हाल ही में। तो कहीं ना कहीं उसके नंबर ऑफ आवर्स वर्क कम किए थे, जो नाइट शिफ्ट था उसको कम किया था। उस पर हम देखते हैं कि क्या एनालिसिस है, फिर से इसको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी दैट द ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप। हमने देखा कि कंटिन्यूअसली डॉग का अटैक हुआ है और मॉलिंग है, कई चिल्ड्रनों को डॉग्स ने मॉल किया है। तो उस पर हम देखेंगे, ये अगेन ये मेंस का ही पर्सपेक्टिव होगा। अभी कई सजेशन आ रहे हैं कि जितने भी डॉग हैं उनको एक तरीके से मास किलिंग कर दिया जाए, मार दिया जाए काफी लंबे लार्ज नंबर में। एक एग्जांपल देखिए कि दिल्ली में 5 लाख डॉग्स हैं, ये स्थिति है। और वहां पे जो ये डॉग्स अटैक है बहुत कॉमन है। ओके, देन वी विल स्टडी द आइडेंटिटी, स्टेटहुड एंड कनंड्रम ऑफ द सिटीजनशिप इन द वेस्ट बंगाल। तो ये किसके पर्सपेक्टिव से यहाँ बात हो रहा है, एक मटुआ कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में, उस पे पॉलिटिक्स भी जबरदस्त हो रहा है। तो उसको देखेंगे कि कम्युनिटी का क्या सेक्ट है, क्या ओरिजिन है, क्या उनकी कहाँ से उनकी हिस्ट्री आ रही है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जानेंगे कि उनका सेक्ट क्या है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, और कैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से देख लेंगे। आफ्टर इंडियाज बिगेस्ट जेल ब्रेक, ये एक केस स्टडी है। एक अजय कानू है, उनकी लाइफ स्टोरी बताई जा रही है कि कैसे वो नॉर्मल पर्सन से कैसे वो माओइस्ट आइडियोलॉजी को जाने हैं, फिर कम्युनिज्म से प्रभावित होके कुछ ट्रेजेडी घटी, फिर वो
माओइज्म ज्वाइन कर लिए थे, फिर उन्होंने जेल में भी काफी कुछ आंदोलन किया था, रिफॉर्म हुआ था। तो थोड़ा सा एक केस स्टडी हो जाएगा, आप एथिक्स में भी कर सकते हैं उसका यूज, इंटरनल सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया क्लियरिटी आएगा इसको पढ़ने से, तो ये हम कवर करेंगे। मेनली ये मेंस के पर्सपेक्टिव से होगा, कई एरिया में इसका यूज किया जा सकता है। इसका यूज एथिक्स एंड एसए में भी कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 3 में करेंगे, एथिक्स एंड एसए में भी कर सकते हैं, एसए में भी कर सकते हैं। ओके, देन वी विल स्टडी द वाटर वूज टू द कुट्टानाड वेटलैंड। कुट्टानाड वेटलैंड जहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है बिलो द सी लेवल, तो यहाँ पे वाटर का काफी दिक्कत आ रही है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर में भी इसको पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी है उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से हो गया। जेम्स जो गवर्नमेंट की जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मार्केट प्लेस बनाया है ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है, तो उसमें एक नया एडिशन है, तो उसको देखते हैं। तो अगेन प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से ये ओवरलैपिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूज है फ्रंट पेज पे न्यूज है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रांड अलायंस अनाउंसेस द बिहार सीट शेयरिंग डील। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि काफी दिनों से जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी थी, आरजेडी और कांग्रेस जो जो ग्रांड अलायंस के मेन पार्टीज हैं, उनके बीच में एक सुलहनामा जो नहीं हो पा रहा था वो अभी हुआ है। नंबर ऑफ द सीट्स जो है, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इनटू द बिहार जो पार्लियामेंट लोकसभा में है वो 40 है। 40 में से 26 सीट पे आरजेडी लड़ेगी, 9 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। यहाँ पे ये हो गया। 5 सीट जो बचता है उस पर सीपीआई एमएल, सीपीआई एंड सीपीआई एम, ये कम्युनिस्ट पार्टी के डिफरेंट पार्टीज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में करीब 12 से ज्यादा मुख्य पार्टियां हैं। यही रीजन है कि कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी विचारधारा एक तरीके से जो गरीब पिछड़े उनके उनके पक्ष में होता है, फिर भी इनके पास सपोर्ट नहीं है क्योंकि इतनी डिवीजन है। कभी आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी डिस्पाइट दे हैव द आइडियोलॉजी दैट इज अलाइनिंग विद द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड एंड द वल्नरेबल सेक्शन, डिस्पाइट दे आर नॉट into the powerful position or the in the dominance, this is only due to the there is a lot of communist party। हर कम्युनिस्ट पार्टी का अपना अलग आइडियोलॉजी है। कम्युनिज्म सोशलिज्म का यही बात है, बोला जाता है कि वो हेड के जैसे होता है, जिसके सर में वो टोपी लगती है वो उसी का डिफाइन कर देता है, वो नया शेप ले लेता है। कम्युनिज्म को भी ऐसे ही डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि एक कांग्रेस को जो उनका डिमांड था वो फुलफिल नहीं हुआ था। राजेश रंजन जो पप्पू यादव के नाम से फेमस है, उन्होंने अपना पार्टी जो जन अधिकार पार्टी था वो कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि पूर्णिया से उनको लड़ाया जाएगा, लेकिन पूर्णिया की सीट को आरजेडी ने अपने पास रखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको पप्पू यादव की वाइफ को कांग्रेस अपने सीट से लड़ा रही है, कहां से, छत्तीसगढ़ से। दूसरी चीज है कि आमीम भी लड़ रही है नियर अबाउट 16 सीट से बिहार में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इसका नाम है, और ओवैसी ब्रदर्स हैं, तो वो लोग इस पे 16 सीट पे उनकी पार्टी लड़ रही है। और वो सिवान में जो सोहाबुद्दीन मोहम्मद सहाबुद्दीन के वाइफ है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आप थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन कोई इतना रेलिवेंस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है जिनका ऑप्शनल है उनको वेल अवेयर होना चाहिए। कांग्रेस एक्यूजेस बीजेपी ऑफ द अनलीजिंग द टैक्स टेररिज्म। यहाँ पे है कि जो कांग्रेस की कई बार ये बता के कि आपने टैक्स नहीं पे किया है, आपने डिले पे किया है, पेनाल्टी लगाया जा रहा है कई करोड़ के, 12 लाख 13 लाख 20 लाख का उन्होंने डिले किया है, और जो पेनाल्टी है वो करोड़ों में है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके कंटिन्यूअसली इन पे पेनाल्टी, इनके जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज किया जा रहा है। तो इसी को लेके कांग्रेस कह रही है टैक्स टेररिज्म है, तो उस पर हम देखते हैं। और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी पास पहुंच गई है। यहाँ पे जो मिसमैच हो रहा है एक जगह से और है कि नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द डोनर्स, वो मैच होना चाहिए जब आपका कंट्रीब्यूशन होता है। तो कई जगहों पे एड्रेस नहीं है, तो उसको भी लेके जो टैक्स अथॉरिटी है वो उनसे क्वेश्चन पूछ रही है। ये हमारे लिए रेलिवेंट न्यूज है। डिस्कस्ड पीस फार्मूला विद इंडिया, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमने डिस्कस किया पीस फार्मूला। तो पीसीएस में अक्सर क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, मार्च में थे, अप्रैल में थे,
किस देश के थे या उनका नाम क्या था, तो पूछ लेते हैं। तो इनका नाम याद रखिए कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है दिमित्रो कुबेला कुलेबा। ओके, दिमित्रो कुलेबा इनका नाम है। और यहाँ पे उन्होंने इंडियन काउंटर पार्ट जो एस जयशंकर से उनकी मीटिंग हुई है। ओके, और वो कैंपेन कर रहे हैं रस्सा के अगेंस्ट में कि फुल स्केल वार चल रहा है। यहाँ पे मेन है कि जो अभी पीस समिट होने वाला है, ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन और रस्सा वार पे है। और ये कहाँ पे होने वाला है ये भी याद रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड में होने वाला है। तो स्विट्जरलैंड लेड पीस प्रोसेस है, इसकी बात हो रही है कि यहाँ पे जाके कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए, कहीं पीस प्रोसेस पे अब पहुंचा जाए। लेकिन दिक्कत है कि रसा ने इसको नकार दिया है, इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है ये कुछ नहीं है, ये जेलेंस्की का एल्केमी है, जादू टोना है, एक तरीके से वो करना होता है, धोखे देने टाइप का है। ओके, हमने देखा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की हैं ऑलरेडी 10 पॉइंट पीस प्लान बताए थे 2020 ड्यूरिंग द G20 समिट इनटू द बाली, और उसको रस्सा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये पीस प्रोसेस कह रहा है कि जो अभी रस्सा विड्रॉल करे, जो 1991 का बॉर्डर है उस पोजीशन पे विड्रॉल चाहिए और टोटली पीस प्रोसेस चाहिए। रस्सा बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्सर्न है वो तो एड्रेस ही नहीं हो रहा है, हम तो बफर जोन बनाने के लिए हमारे माइंड में है। ओके, तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। अभी इसका डेट भी नहीं डिक्लेयर हुआ है कि कब ये होने वाला है, जो समिट ग्लोबल पीस समिट। तो याद रखिएगा ग्लोबल पीस समिट ये स्विट्जरलैंड रिलेटेड है और यूएस एंड यूक्रेन से रिलेटेड है। उनका जो वार चल रहा है उनके बीच में पीस लाने के लिए हो रहा है। तो अभी स्ट्रीट पीसेस आने वाला है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, नोटिफाइज नॉर्म टू मेक द मूवीज एक्सेसिबल टू द डिसेबल पर्सन। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो जितने भी मूवीज आ रहे हैं उसमें जो डिसेबल्ड पर्सन्स की सहूलियत के हिसाब से जो चीजें लगनी चाहिए वो आपको लाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने डिमांड किया है कि उसमें यूज ऑडियो डिस्क्रिप्शन एंड सबटाइटल्स एंड क्लोज कैप्शंस इन द ऑल फिल्म। यहाँ तक कि सेंटर का नोटिफिकेशन आया हुआ है पहले से ही, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? डिस्पाइट एक्ट भी है, राइट टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट है, और वो बोलता है कि जहां तक पॉसिबल हो जो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? पहली बात कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो उतने इम्पावर्ड नहीं है, तो वो उतने ज्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं है। और मूवीज इसलिए बनाया जाता है पैसा कमाने के लिए। अगर उसमें लागत ही नहीं निकलेगा, वो क्यों किसी चीज को, फीचर को ऐड करेगा जिसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो पिक्चर्स जो मूवी बना रहे हैं लोग, उनके लिए ये उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम केवल पैसे ही कमाने नहीं का हर समय देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें सोशल जस्टिस भी देखना होता है, और इस हिसाब से वहां पे ऐड होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का, और जिन्होंने प्ली इसका केस फाइल किया उनका ये मत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट एक्सटेंड वैलिडिटी फॉर द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ द NGO टिल जून 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो कंटिन्यूसली उसका टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है। जो इसका रूल है उस रूल के अनुसार जितनी भी NGO है, अगर उनको फॉरेन फंड लेना है और यूटिलाइज करना है तो उनको FCRA के अंडर में रजिस्ट्री करना पड़ता है, और वो किसके अंडर में होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ जाता है जहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है, और जहाँ पे फेमा आ जाता है वहां पे RBI और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो आती है। तो इस चीजों को आप क्लियरिटी रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि आप पहले तो रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद रिन्यूएबल होना है, रिन्यूड होना है एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल के बाद रिन्यू करवाइए, ताकि आपका हम स्क्रूटनी करें, ताकि हम देखें कि मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्री और रिन्यू के लिए भी एप्लीकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जो होम मिनिस्ट्री है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रही है एप्लीकेशन को, तो कंटिन्यूअसली डेट बढ़ा रही है, और 9 टाइम्स अभी तक डेट बढ़ चुके हैं। रूल ये है कि अगर जिनके पास भी अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी एलिजिबिलिटी फंड न लेने की होगी और ना ही उस फंड को यूटिलाइज करने की होगी।
तो कहीं ना कहीं इनकैपेबल बना देगा। ओके, सो देयर इज नीड फॉर द एप्लीकेशन टू बी रिन्यूड। अगर रिफ्यूजल आता है तो ये मान लिया जाएगा कि जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट का है वो एक्सपायर्ड हो गया है, आप अगेन पैसे नहीं ले सकते हैं, डोनेशन नहीं ले सकते हैं और नहीं उसका यूज कर सकते हैं। हमने देखा है कि लास्ट जो 2-3 सालों में है 6000 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो एफसीआरए के अंडर में है उसको या तो रिफ्यूज कर दिया गया है या तो उन्होंने रिन्यूड नहीं करवाया है। जो पहले 22000 एनजीओ एफसीआरए के अंडर में थे उनकी संख्या घट के अब 16000 आ गई है। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म भी हो रहा है ऑन द। अभी हमने देखा है कि जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया कि इंडिया का जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेटिव है। लेकिन इंडिया ने बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ ए सोवरेन कंट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो बॉन्ड बिग मनी एंड इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे अरुण कुमार इन्होंने लिखा है, ये राइटर है, ही इज द रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द इकोनॉमिक्स एट द जेएनयू। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि क्या रोल है मनी का इनटू द डेमोक्रेसी, कैसे वो वीकेंड करती है कि स्ट्रॉन्ग करती है, एक डीप एनालिसिस है। तो इन्हीं का एनालिसिस हम देखते हैं। इन्होंने कहा है कि जो पहली बात की जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो कहा गया था कि वो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सब फेल हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाया कि इसमें ओपेकनेस है, इसमें ट्रांसपेरेंटी के अगेंस्ट है। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट है आम जनता का उसको भी ये वायलेट करता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्टिव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हो रहा है कि स्कीम फेल्ड ऑन द टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द इलीगल फंड। अब ये होता है कि गैप बिटवीन द प्रोफेस्ड एंड एक्चुअल थिंग दैट हैपन ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे होता है कि ये बात कही जा रही है कि जब कोई नेता या पार्टी आम जनता के पास आती है, वो बोलती है कि हम आम जनता के भले के लिए लड़ रहे हैं, हम आम जनता के भलाई के लिए हैं। जब वो इलेक्शन जीत जाती है तो हम देखते हैं कि वो इंटरेस्ट जो होता है, जो उसका पॉलिसी होता है उसके तरफ हो जाता है, जो उसको पैसा फंड करता है आम जनता से इलेक्शन जाके वोट मांगने के लिए। अगर कोई पार्टी कोई कंपनी है और उन्होंने पे किया है, पे तभी करेगा जब उसको वो पार्टी जिसको पे किया है वो पावर में आए और उसको फायदा पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट दे। तो ऐसे ही केस में ये दिखाया जाता है कि आम जनता से प्रॉमिस किया जाता है कि आपके लिए हम आ रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी में देखी जाती है तो वो इंटरेस्ट जिसका सर्व कर रहे होते हैं वो कोई बिग कंपनीज होता है जिसने फंड किया है। लेकिन अब तो डायरेक्ट दिखा नहीं सकते हैं। वो भी जो पॉलिसी होती है जो उनके फेवर में भी बनाया जाता है वो भी ऐसे दिखाया जाता है कि उसको हम आम जनता के लिए बना रहे हैं। जैसे कि अब कहीं पे माइंस है, कहीं पे बहुत सारा माइंस है, क्रूड ऑयल मिल गया, अब किसी कंपनी को देना है और कंपनी को हम सस्ते रेट में दे रहे हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो कंपनी का फायदा होगा। ये हम कहेंगे कि आम जनता को सस्ते में ऑयल मिलेगा, भले वो आम जनता को वही हाई रेट देना पड़े, लेकिन हम बोलेंगे क्या। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पॉलिसी बनती है, कोई भी पॉलिसी वो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए भी हो, लेकिन उसका प्रोजेक्शन ऐसे होता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, आम जनता के लिए है। यहाँ पे इन्होंने बोला है। ओके, लेकिन आम जनता के लिए कभी भी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आम जनता के लिए पॉलिसी बन रही होती है तो अगर जो अभी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इल हेल्थ है, पुअर एजुकेशन है, ये सब जो परसिस्ट कर रहे हैं वो परसिस्ट नहीं करते। और अगर परसिस्ट कर रहे हैं कभी इन लीडर से या पॉलिटिकल पार्टी से बोलिए तो वो बोलेंगे कि ये नेचुरल है, इसमें हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे ये स्टैंड होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पावर में आने के बाद उसका जो सर्व मेन पर्पज होता है वो जिस आम जनता के लिए बनती है उस आम जनता को सर्व नहीं करती है। या तो 70 साल बीत गए, या कहिए या तो 10 साल बीत गए, किसी भी कंडीशन में आप ले लीजिए। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो एसर का है, एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है। ये क्या है? ये एक एनजीओ का रिपोर्ट है। एक एनजीओ जाती है गांव में और स्कूल्स में, वहाँ पे बच्चों को किताब, कॉपी, मैथ के सवाल देती है और देखती है कि उनकी कैपेसिटी क्या है। ओके, तो प्रथम इस एनजीओ का नाम है और इसका रिपोर्ट जो आता है उसको कहते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो इसको याद रखिएगा, और प्रथम जो है वो उसका एनजीओ का नाम है। तो कभी प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम है प्रथम।
प्रथम जो है एनजीओ है, एनजीओ, एंड जो रिपोर्ट देता है उसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। जब ये जाते हैं स्कूल्स में, इनको मिलता है कि बच्चों का एज 14 से 18 साल है। आप खुद काउंट कीजिए, 14 से 18 साल का बच्चा है, अगर 5-6 साल माने बाद उसका एडमिशन हुआ, फिर भी वो 8, 9, 10वीं कक्षा में होना चाहिए। और उससे वो लोग क्लास 2 स्टैंडर्ड का बुक देते हैं, कहते हैं पढ़ो। वो उस क्लास 2 स्टैंडर्ड के जो बुक होता है उसको वो पढ़ नहीं पाते हैं, उसके क्लास के मैथ को नहीं लगा पाते हैं, मतलब सिंपल गुना भाग मल्टीप्लाई समेशन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या 40% है। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर ऐसी पॉलिसी जिस जनता के लिए वो वोट दे के बनाती है, अगर उनके लिए बन रहा होता तो ये कंडीशन नहीं है। जो एजुकेशन है, हेल्थ है, पब्लिक सेफ्टी, सैनिटेशन, वाटर है, ये बहुत बेसिक्स नीड है, सबसे पहले इसको फुलफिल करना होता है। किसी भी समाज में अगर स्टैंडर्ड लाइफ का देखा जाए तो यहीं से होता है कि आप लोगों को एजुकेट कीजिए, कभी उनका तबीयत खराब हो तो फ्री में आप दवा करवाइए, लेकिन ये प्रोविजन नहीं है और मैक्सिमम चीजें इसी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, पॉवर्टी साइकिल में जाते रहते हैं। ओके, इन्होंने बोला है कि जो मनी एंड इलेक्शन है, मनी एंड इलेक्शन कहाँ पे लगेगा पैसे? पैसे पहली बात तो जितनी भी आजकल हम देखते हैं कि रैलियाज होती हैं, उनका बेसिस क्या होता है? कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे यही हो रही है। ओके, यहाँ पे हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज वो भी अब जनता को बुलाने के लिए जाके भीड़ दिखे, झुंड दिखे, उसके लिए पैसे पे करते हैं अपने वर्कर्स को, जो रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पैसे दिया जाता है, उनको आने के लिए पूरे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं इसमें पैसे लगते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो पोस्टर बनवाती है, कटआउट्स बनवाती है, बड़े बड़े जो मसल्स मैन होते हैं, जो वहाँ के बाहुबली लोग होते हैं, उनको भी बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इन्हीं सबों में पैसा लगता है। और जो पैसा लगता है अगर आप एक्चुअल में जोड़ेंगे, और जो लीगली अलाउड है, लीगली क्या अलाउड है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए 95 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं। और ये 95 लाख रुपए मैं आपको बता दूं कि आजकल ग्राम पंचायत और जो छोटे मोटे ये इलेक्शन होते हैं जैसे नगर पंचायत का, उसमें करोड़ों रुपए होते हैं। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड है वहां पे 50 करोड़ एक मिनिमम है। अब लीगली 1 करोड़ के आसपास है, आप लगा रहे हैं 50 करोड़, तो 49 करोड़ आप कहां से लाएंगे? इलीगल मनी होता है, इलीगली आप दिखा ही नहीं सकते क्योंकि उसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद भी आप जब पावर में आएंगे तो क्या आप ये पैसे कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना? इसका 10 गुना, इसका 100 गुना लोग निकालते हैं। तो दिस इज द थिंग। और वो कैसे होता है? वही इलीगलिटी, आप पॉलिसी किसी के फेवर में बनाइए, फिर आप वहां से फंडिंग पाइएगा। ओके, यहाँ पे जो क्रिटिक है, जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के हैं, जो राइटर है वो बोलते हैं कि पहले भी ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा था, पहले भी ब्लैक मनी, इलीगल मनी का यूज होता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या हो गया कि जो वो डर रहता था, वो इलीगल मनी को कभी चांस रहता था कि कभी उसका इन्वेस्टिगेशन हो, पकड़ा जाए, लोगों में डर रहता था। अब उसको इन्होंने लीगल बना दिया कि आप कहीं से भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दीजिए, उसके बाद काम खत्म, आपका जो ब्लैक मनी था व्हाइट मनी हो गया। क्योंकि इतना ये पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो ले रहा है उसको हम बैक साइड से जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैक्सिमम दिस इज लाइक द ब्राइबरी इन व्हाइट। आपका कोई जनता को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको किस लिए दिया। ऐसे होता है ना, पहले आप देते हैं, फिर कोई सपोर्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो लोगों को पता चल जाता है, क्लियरिटी रहती है, अच्छा इन्होंने इनको पैसा दिया, बाद में इनको वो मिला, तो थोड़ा सा डर बना रहता है। अब तो पैसे दिया और वो पता ही नहीं चला, बाद में कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने कह दिया हमने तो दिया ही नहीं था, प्रूफ ही नहीं है। पहले तो देना पड़ता था कि आपको डिक्लेयर कीजिए। ओके, अब पॉलिटिकल पार्टी जो पैसे इनसे मिल रहे हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ऐसा थोड़े कि केवल इलेक्शन पे ही खर्च करते हैं, वो अपना पॉलिटिकल ऑफिस अपने जीने उने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि अंडरमाइनिंग द अपोजिशन लेड गवर्नमेंट, जो एमएलएस की खरीदारी होती है, गवर्नमेंट गिरा के बना लिया जाता है, कहीं ना कहीं उन सबों में भी तो पैसे लगते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए ये सब जितने भी पैसे हो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं धाराशायी कर रहे हैं।
और उसको निगेटिव वे में वीक कर रहे हैं। इस स्कीम के अंडर में यहाँ तक कि पहले रूल था इस इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले कि कोई कंपनी जितनी प्रॉफिट होती है उसकी 7.5% जो प्रॉफिट होगा, अगर 100 रुपए उसका प्रॉफिट हुआ तो 7 रुपए 50 पैसे, 7.5 रुपए, 50 पैसे नहीं है, 7.5 रुपए है, उतना वो फंड कर सकती थी, पॉलिटिकल फंडिंग। ओके, अब वो हटा के बोल दिया कि ये पूरा का पूरा बेनिफिट दे दे, अपना कंपनी बेच के भी दे दे, नथिंग, इट डजंट मैटर। तो कहीं ना कहीं ये तो कर रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप लॉस में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर पार्टी पावर में आ गई तो बेनिफिट होगा, एक खरीद के मैं 4 कंपनी बनवा लूंगा, तो वो पॉलिटिकल फंडिंग हो ही रही थी। सेल कंपनीज का भी हो गया कि सेल कंपनीज डायरेक्ट कोई नहीं जाने, कोई नया सेल कंपनी बना दीजिए, उसके थ्रू में पैसे दिलवा रहे हैं, पॉलिटिकल फंडिंग। तो कभी अगर कोड बाहर भी आ जाए, जैसे बहुत पॉलिटिकल पार्टी जो भी पे कर रहे थे उनको ये थोड़ी लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा और बाद में सबका नाम आ जाएगा। अब लोगों को झटका लगा ना, लेकिन उसमें जो पहले के बढ़िया खिलाड़ी थे, जो एक्सपीरियंस डोनर थे, उन्होंने सेल कंपनी बना के ही किया था, वो होशियार थे। तो अब उनका ट्रेस नहीं होगा, उन्होंने पहले होशियारी की, उन्होंने एक कदम आगे सोचा अगर ऐसा हो गया तो। ओके, दिक्कत ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि सारे बिजनेस जो फंडिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डूइंग्स, गलत काम ही करते हैं, उनका कुछ ऐसा है, क्विड प्रो को है। कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो कि इतने कायदे कानून है। आप जैसे कि कोई भी कंपनी खोलते हैं, जैसे एक एनजीओ, जो हमारा एक, हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, वहां पे मैं भी फेस करता हूँ कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि आपको, आप एकदम जेन्यून है लेकिन आपको 50 फाइल मेंटेन करना है, कि ऑडिटिंग फाइल करना है, कोई और 4-5 टाइप का और फाइल बताते हैं कि ये कीजिए। अब वो सीए आके बताएगा, आपको कुछ नहीं पता। सीए मनमानी पैसा बताते हैं, कोई 50,000 बचाएगा, कोई 30,000 बताएगा, कोई 8,000, कोई 25,000, जो मन में मर्जी आ रही है। आम जनता को नहीं पता है। आप बानिए एनजीओ ही खोल रहे हैं या छोटी मोटी कंपनी ही खोल रहे हैं, आप इतना ज्यादा पहले ही पेपर वर्क में कॉम्प्लिकेशन है कि एक आप वो बोल रहे हैं कि सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन जब आप कंपनी का वो, मैंने सोचा एक दिन कि मैं ही फॉर्म भरता हूँ, मैंने देखा 50 पेजेस थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, वो हमें पता ही नहीं, उसके लिए टेक्नोलॉजीज जो है होता है वो टर्म्स को जानना होगा। ये होता है, अगर कोई जेन्यून एनजीओ चला रहा है तो वो मजबूरी में उसको काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ऐसे कंपनियां भी होती हैं, उनको लगता है कि कुछ फाइल नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, और उसके चक्कर में हमें केस ना स्टार्ट कर दें, तो पहले से ही पैसे कुछ फंड दे दीजिए कि ऐसे कुछ होगा तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको ओपन होके उसका वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि इन ए वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जो पैसे की जो डिमांड अभी दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत नहीं है, और ऐसे केस में सेक्रेसी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और कमजोर बना रहा था। ओके, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग वीकनेसेस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, और इसी स्टेट में यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसका आंसर लिखिए, लाजवाब क्वेश्चन है। द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग वीकनेस इन द इंडियन डेमोक्रेसी, एनालाइज। अब इसको एनालाइज कीजिए। स्टार्ट कैसे करेंगे कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का ही क्या इंटेंडेड बेनिफिट, क्या इंटेंशन था, क्यों बनाया गया था, कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी नहीं आएगी, ये सब सोच के बनाया गया था। लेकिन हमने इसका देखा कि इसका इनहेरिटेड वीकनेस क्या था, एनोनिमिटी थी, बैक साइड से पैसे आ रहे थे, सेल कंपनी के चांसेस थे। ये सब आप डिस्कस कीजिएगा और कहीं ना कहीं इसको लिंक कीजिएगा कि ये कैसे डेमोक्रेसी को वीकेन कर रही है, और लास्ट में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ इसको आप कंक्लूड कर दीजिएगा। एक बेहतरीन इफेक्टिव आंसर आपका हो जाएगा। आप लिखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उससे आप उसको मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन हमारा जो एडिटोरियल न्यूज है, यहाँ से फिस्कल डिफिसिट जो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उस पर कुछ पॉइंट्स आए हैं। हमें ये देखा गया है कि अभी जो फरवरी का डेटा आया है फिस्कल डेफिसिट, वो 4 लाख करोड़ है। अभी तक हम देख रहे थे जनवरी तक टोटल मिला के 11 लाख करोड़ था, 9 महीने में 11 लाख करोड़, तो नियर अबाउट 1 महीने में 1 करोड़ के आसपास का डेफिसिट आ रहा था। एक महीने में 4 करोड़ का डेफिसिट क्यों हो गया, तो इस पर डिस्कशन है कि
क्यों हो गया, क्यों हुआ? इसका रीजन है कि सेंटर ने स्टेट्स को 2.25 लाख करोड़ ट्रांसफर किया है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो अभी इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दुगुना हुआ है। पिछली साल ये 47,000 करोड़ था, इस साल 84,000 करोड़ था। पिछली साल इट वॉज 47,600 करोड़, दिस ईयर 84,400 करोड़ इतना है। ओके, तो ये इम्पैक्ट इसीलिए आया है। पिछली साल का देखा जाए तो जो इंक्रीज हुआ था, जैसे टोटल हमने एक साल का जो फिजिकल डेफिसिट हमने फिक्स किया है वो 17.3 लाख करोड़ का है। पिछली साल की तुलना में थोड़ा कम है, पिछली साल हमने इसको 17.55 लाख करोड़ किया था। अब इसके हिसाब से इसका परसेंटेज निकालें तो ये जनवरी तक 63% था और आते आते ये फरवरी में 86% ऑफ द टोटल जो डेफिसिट टारगेट है उसका पहुंच गया है। तो हो सकता है कि अभी 2 महीने बचे हैं, इस हिसाब से तो एक्सीड करेगा। अगर 3 लाख करोड़ भी हो गया तो वो तो 18 पहुंच गया ना, ये जो हमारा टारगेट है ऑलरेडी ज्यादा डेफिसिट है। तो इसका एक तरीके से आप बेसिक जानिए क्या होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने खर्च किए हैं एंड टोटल रिसिप्ट जो आपका इनकम है, बारोइंग उसमें एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि आप कुछ इनकम कमाते होंगे 20,000, ठीक है, लेकिन आपका खर्चा 25,000 का है। आपने का जो इनकम है, ऐसा नहीं कि उसमें जो आपने बारो किया है, किसी से उधारी ली है, वो ऐड नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपने खर्च 5,000 ज्यादा किया, 25,000 किया, तो जो इसका डिफरेंस होता है 20,000 और 25,000 के बीच में डिफरेंस 5,000 आया, वही हो गया फिजिकल डेफिसिट। और उसको आप कैसे करेंगे? एक आम जनता अगर खर्चा ज्यादा कर दिया तो वो किसी से उधार ही तो लेगा, तो उसको कहते हैं कि उसको बारोइंग मनी कहते हैं। अब कभी भी जब फिजिकल डेफिसिट हाई होता है, ओके, तो इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट आता है, वो पहली बात को इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। क्यों इन्फ्लेशन बढ़ाएगा? क्योंकि आपने खर्चा ज्यादा किया तो मार्केट में पैसे ज्यादा आएंगे, मार्केट में पैसे ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा उसका यूज करेंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्यों ज्यादा एक्सपेंडिचर किया? कहीं ना कहीं स्कीम में पैसे बांटे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज की होगी जिससे कि पैसे लगे होंगे और वो जनता के पास पहुंची होगी। जनता के पास पैसे जा रही है तो वो कहाँ पे आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। राइज इन इंटरेस्ट रेट भी होता है। ओके, अब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो तो आप कहिए कि अब उधारी लेनी है तो वो उधारी भी लेने को तैयार होते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी लेने को तैयार होते हैं। और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो भी फिजिकल डेफिसिट बढ़ने लगता है। क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ओके, इंक्रीज डेट बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा खर्च कर रही है तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर जनरेशन अपने पॉकेट से तो करेगी नहीं, क्योंकि खुद के पास तो ऐसा पेड़ है नहीं कि उगा लिया और दे दिया। कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन से टैक्स लिया जाएगा, तभी उसको बारो लेके वो खर्चा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ज्यादा इनकम निकालना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या है? टैक्सेशन, टैक्स ज्यादा लेगा। तो यही यहाँ पे बात हुई है। ओके, हमारे पास लॉ है जो फिजिकल डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है वो इनस्टेबल हो जाए। तो हमने 2003 में एक एक्ट बनाया था, इस एक्ट को याद रखिएगा, इसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि गवर्नमेंट को अपना जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक लिमिट के अंदर में रखना होगा। और वो हमारा 3% का टारगेट है, कंटिन्यूअसली इस एम को बढ़ाते जा रहे हैं अमेंडमेंट करके। और अब इसका एम है कि 2029-30 तक हम पहुंचेंगे। अभी जो हमारा टारगेट है इस समय हम 4.5% ऑफ द जीडीपी लाने का सोच रहे हैं 2025-26 में। 2029-30 तक हम ये वाला टारगेट पहुंचने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी का जो सिनेरियो, पिछले साल जो डेफिसिट था 6.4% था, फिर हमने देखा है कि इस साल का हमने 5.9 को रखा था, लेकिन जब रिवाइज करके देखा कि अरे इनकम कम होने वाली है, इनकम ज्यादा होने वाली है, एक्सपेंडिचर कम होने वाली है, तो हमने कहा 5.8 तक लाएंगे। हमें 2025-26 तक का जो हम एम बना रहे हैं 4.5 का है, और जो आने वाले टाइम में आपको पता ही है वो हम कितना बना रहे हैं। ओके, अभी जो चल रहा है वो 5.1 चल रहा है जो करंट सिनेरियो में है। ओके, इस ईयर का टारगेट यही है।
अब गवर्नमेंट का कैसे ये फिजिकल डिफिसिट ये सब पे कैसे इम्पैक्ट आ रहा है? पहली बात हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 में हमें झटका लगा था, इकोनॉमी को भी झटका लगा था, गवर्नमेंट चाहती है कि ग्रोथ बढ़ाई जाए और उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट ये भी सोच रहा है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन है, तो लोगों का सारा पैसा जो खरीदारी में ही चला जा रहा है क्योंकि रेट ज़्यादा है। मानसून भी हमें कंटिन्यूअसली अच्छा नहीं मिला है, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग है और अनइवन कंजप्शन है। जब मानसून नहीं होगा, जनता के पास पैसे नहीं है तो वो खाएगा कहाँ? ज्यादा पैसे होते हैं, आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं कि अरे चले पैसे ज्यादा है तो आप सोचेंगे आइसक्रीम भी खा ले, चॉकलेट भी खा ले। अगर पैसे नहीं है तो आप रोटी सब्जी ही खा के कहेंगे ठीक है, पेट भर गया, काम हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं अनइवन कंजप्शन है। ओके, और यहाँ पे लास्ट में ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो फिजिकल डिफिसिट जो 15 करोड़ है वो 18-19 करोड़ जाएगा, क्योंकि हमें अभी भी पता है कि कई मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, अनयूज्ड मनी है, उन्होंने बजट में पैसे मांगे हैं, उनको बजट में पैसे दिए गए हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, उनके पास 1 लाख करोड़, 1,03,000 करोड़ अभी बचे हुए हैं जो खर्च करने के लिए दिए गए थे। जैसे मुझे अब आपको या मुझे किसी ने पैसे दिए हो कि आप खर्चे कर लीजिएगा, 10,000 लीजिए और जो भी आपको शॉपिंग करना कीजिए, आप अच्छे से इसका यूज कीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी के पास पैसा है, इसका मतलब आम जनता की जरूरत थी, वहां पे कुछ रोड बना सकते थे, कुछ बढ़िया इरिगेशन का कैनाल बना सकते थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, वो भी नहीं बनाया। वो पैसे हैं और वापस वो गवर्नमेंट के खाता जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस चला जाएगा। जो अनस्पेंड मनी है, स्पेंडिंग टारगेट्स है, वो सही नहीं है क्योंकि आप प्लानिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। इसका एक निशानी ये भी होता है कि अनस्पेंडिंग जो ये जो स्पेंडिंग टारगेट्स है उसको आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो ये इसमें एनालिसिस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन जो हमारा एडिटोरियल पेज है इसी का है, फ्लाइट फ्रॉम द फटीग, द डीजीसीए मस्ट इंश्योर रेगुलेटरी नॉर्म्स इन्फोर्स फॉर द सेफ्टी। तो यहाँ पे बात हुआ है कि जो हमारा डीजीसीए है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन इसको कहते हैं, और ये रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे कि रेगुलेट करती है कि जो फ्लाइट हमारे हैं उनमें सेफ्टी मेजर क्या रखे जाएंगे, जो हमारे पायलट्स हैं उनको लाइसेंसिंग कैसे दिया जाएगा, उनका वर्किंग कंडीशन क्या होगा, जो अदर पर्सनल है उनके वर्किंग कंडीशन क्या है। तो जो डीजीसीए था उसने एक नोटिस निकाला था कि जो एयरलाइंस है वो अपने पायलट्स का टाइमिंग जो है, रेस्ट टाइम ज्यादा देंगे, नाइट वर्क कम करवाएंगे। जो लगातार नाइट में शिफ्ट देते थे कि आज भी नाइट में वर्क करवा लिया, कल भी करवा लिया, तो जो स्लिप डेट होता था कि 6 घंटे की जगह पे या 7 घंटे की जगह पे वो 4 घंटे सो रहे हैं जो पायलट हैं, तो कहीं ना कहीं फटीक होता है, उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रह रहा है और सेफ्टी कॉन्सर्न है पूरा। अगर एरोप्लेन क्रैश हो गया तो जितने भी पैसेंजर हैं वो सभी चले जाते हैं। आपको पता है, आपको पता ही होगा, रोड एक्सीडेंट होता है उसमें भी देखिएगा कि बस गड्ढे में गिरा फिर भी 50 लोग जा रहे थे, 30 का डेथ हुआ, 20 बच जाते हैं। ट्रेन में भी देखिएगा कि 1,000 लोग बैठे थे, उसमें से 1-2 बोगीज में हुआ तो 200-300 लोगों का डेथ हुआ, मर गए और बाकी बच गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा प्लेन क्रैश होता है उसमें एक भी बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम उनके जो फटीग है उसके लिए रूल रेगुलेशन ला रहे थे, मोर रेस्ट टाइम दे रहे थे, नाइट ड्यूटी को उन्होंने रीडिफाइन किया था, जो घंटे थे कम करे थे, 11 बजे से 6 बजे कर दिया था। रिक्वायरिंग एयरलाइन फॉर द फील्ड रेगुलर फटीग रिपोर्ट भी था कि अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे कोई अनकॉन्शियस हो गया, पायलट गिर गया या कुछ छुट्टी लिया, छुट्टी के भी टाइम इनको नहीं दिया जाता है। 12 घंटे पहले उनका जो रोस्टर बन के आता है जिसमें टाइमिंग होती है कि आपकी ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे हो, और वो अगर अच्छे नहीं हो तो मना भी नहीं कर सकते क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले लेती है। एयरलाइंस का ये है। अब इतना रूल आया, एयरलाइंस सारे इकट्ठा हुए, जो प्राइवेट हैं उन्होंने बोला कि हम तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम अभी आपको अगर ये सब इम्प्लीमेंट करने हैं तो कुछ नहीं तो 15 से
25% ज़्यादा पायलट एंड जो हमारे फोर्स हैं, जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है, उनको भर्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें फ्लाइट कैंसिलेशन करना पड़ेगा और 20% इंक्रीज होगा। अब ऐसे कंडीशन में हो गया तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपका बेनिफिट प्रायोरिटी है, सेफ्टी प्रायोरिटी नहीं है। डीजीसीए ने उसको सस्पेंड भी कर दिया, तो कहा कि ठीक है, आप उन्होंने डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लाया और बोला कि ठीक है मैं आगे ही कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी देखिएगा कि सेफ्टी मेजर का क्या स्टेटस है इंडिया में, और यहाँ तक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, CICAO इसका नाम है। ओके, तो इन्होंने 1950 में ही गाइडलाइन लाया था, लिमिट द फ्लाइट एंड ड्यूटी आवर्स, ऑलरेडी इनके में है। हम आज भी इसके बारे में करने से 10 बार सोच रहे हैं, ये हमारा कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं इसका एक बेसिक्स जान जाइए कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन का क्या बेसिक्स है, प्रिलिम्स में पूछ लेगा। ये कब बना था? ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ही बन गया था, 1944 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में है, जो कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तरीके से काफी फेमस भी है। क्यों फेमस है? क्योंकि हम देखते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो ये क्या है, टोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, वहां से जो सनरेज, जो रिस्की सनरेज आते हैं उसको वो फिल्टर करके हमारे अर्थ पे आने देता है। ओके, ये जो है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। ये भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। स्टेट पीसेस में ये पूछ देंगे सेक्रेटरी जनरल इसके क्या कौन से हैं, तो जुआन कार्लोस साल्जार गोमेज, JCS गोमेज है, तो ये याद रखिएगा। और इनका मेन काम क्या है? स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस, और इसमें मेन क्या होता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये है। जैसे इनका हमने ये सब पढ़ा, और जो बेसिक्स है, फोकस एरिया वही सब है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एयर नेविगेशन कैपेसिटी, इफिशिएंसी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है कि अभी किसी एक दूसरे देश को जरूरत होगा कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो ये करवाते हैं। इंडिया का डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन है, इनका भी बेसिक जान जाइए। ये अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किस लॉ के द्वारा आया है? ये भी प्री इंडिपेंडेंस लॉ है, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। याद रखिएगा, इसी समय आरबीआई का भी फॉर्मेशन हुआ था, आरबीआई एक्ट भी इसी समय आया था, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, यहाँ याद रखिएगा। और ये किस किस एरिया में काम करते हैं? लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल भी देते हैं। जो पायलट्स अगर आप बनना चाहते हैं, कभी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा तो डीजीसीए से आपको अप्रूवल लेटर आएगा। और भी पर्सनल जो है, मेंटेनेंस इंजीनियर है, फ्लाइट ऑपरेशन पर्सनल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, इन सभी लोगों का जो अप्रूवल और लाइसेंसिंग है यहीं से आती है। डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट रेगुलेशन भी होता है। इन केस ऑफ कभी एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का भी इन्वेस्टिगेशन यही करते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा जो मेन फंक्शंस है। प्रमोट रिसोर्स टू इम्प्रूव द एविएशन सेफ्टी एंड द इफिशिएंसी, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। लास्ट में जो न्यूज, जो एडिटोरियल न्यूज है, वहां पे ये बोला गया है कि जो फटीक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ये किस बेसिस पे है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पे है, और जो मॉडर्न एविएशन शेड्यूलिंग है उसको मैनेज करता है फटीक को। तो ये इंप्लीमेंट करने को बोला गया है, तो कहीं ना कहीं इसको भी अब इंप्लीमेंट किया जाएगा अगर नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। इंडियन एविएशन मार्केट जो है अभी ग्रोथ कर रहा है। आने वाले टाइम में नंबर ऑफ जो पैसेंजर है बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, जो एयर कनेक्टिविटी के रूट्स हैं वो बढ़ेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है आने जाने का, जैसे एक रूट पे 3 एरोप्लेन जाते थे, 3 दिन आते थे, अब लोग बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो 6 जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में पायलट्स का फटीग और बढ़ेगा फ्यूचर में। तो डीजीसीए को अभी से तैयार रहना चाहिए। ये जो एयरलाइंस है उनके बेनिफिट से ज्यादा हमें सेफ्टी मेजर पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, द ह्यूमन एंड डॉग रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस। यहाँ बात हो रही है कि कंटिन्यूअस जो अटैक देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम द डॉग टू द ह्यूमन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अभी हमने देखा है कि कई बार तो बच्चों को मौल करके
उनको काट काट के उनका जो जान कई कई बार डेथ हुआ है बच्चों का, और यहाँ तक कि कई बार एल्डरली पीपल का भी। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो डॉग्स का मीनेस है वो बढ़ गया। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि एक अहमदाबाद के बिजनेसमैन थे, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि डॉग ने कुछ दौड़ाया, वो झटके से गिरा और वहां डेथ हो गया। उसके बाद मीडिया ने उसका ऐसे तरीके से प्रचार किया कि जो आम लोगों के मन में जो आम जनता का जो माइंडसेट था वो टोटली डॉग्स के अगेंस्ट हो गया। डिमांड यहाँ तक बढ़ गई कि इनको मास किलिंग किया जाए, काफी एक लार्ज स्केल पे इनको कलिंग किया जाए, मारा जाए या इनको कहीं ले जाके बाहर फेंकाया जाए, जो भी है। तो ऐसे निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था। ओके, यहाँ पे तो राइटर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दिस इज इशू विद द डॉग्स। डॉग्स को तो मैंस का बेस्ट फ्रेंड भी माना जाता है, अभी हम डॉग्स द मीनेस मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिस इज नॉट द इशू विद द ऑल द डॉग्स। ऐसे जब भी हम किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल का मोटिव्स होता है। ओके, तो यहाँ पे वी शुड रेजिस्ट द रिएक्शनरी इम्पल्स एंड इंस्टेड वी शुड गो ऑन द रिसर्च इनटू द इकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, कैनाइन बिहेवियर एंड द अर्बन डायनेमिक्स। की अर्बन डायनेमिक्स का यहाँ पे है कि किस तरीके से पैटर्न है, सेटलमेंट है, कैसे वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। जैसे कि डंपिंग हुआ, वेस्ट हुआ, वहाँ पे देखते हैं कि डॉग्स की संख्या बढ़ जाती है, केओस होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कैनाइन बिहेवियर क्या कंडीशन है, अगर उसका एज क्या है, किस एज में कैसे रिएक्ट करता है, उस सब चीज़ों को देखते हैं। पब्लिक हेल्थ, रिसर्च, इकोलॉजी, सब कुछ ये देखने के बाद ही हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मोस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड डॉग जो होता है वो ऑर्डिनरी होता है। जैसे कि लोग फीड करते हैं डॉग्स को, सहलाते हैं उसको, दुलारते हैं, ऐसा भी होता है, और नहीं तो इग्नोर करके चले जाते हैं। डॉग्स का भी यही है, डॉग थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाएगा इंसान से, नहीं तो वो भी इग्नोर मार के जाता है। दोनों का बिहेवियर सेम ही है। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हर डॉग जाके बाइट कर रहा है या नॉइज उसका बार्किंग है। कहीं ना कहीं ये पैटर्न है और पैटर्न को समझने की जरूरत है। डॉग्स ही नहीं, किसी भी जानवर का या इंसान का ही, उनका मोटिवेशन आर नॉट ऑलवेज द क्लियर टू अस। नहीं पता चलता है कि वो किस मूड में है, कैसे है, क्या रिएक्ट करेगा। ओके, तो जो डॉग्स का ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअल बेसिस पे करना चाहिए, एंड यूनिक बैकग्राउंड एंड द इन्वायरमेंट की कहाँ पे है, किस कंडीशन में है। ओके, यहाँ पे जैसे इन्होंने केस दिया है कि जो डेथ हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद से काफी निगेटिव लाइट में लाया गया था मीडिया में। ओके, ऐसा इन्होंने बोला है कि क्या पॉसिबल है क्या कि कलिंग उनको पूरा डॉग्स के पॉपुलेशन को खत्म करके सुधार हो जाए। इन्होंने कहा कि नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इकोलॉजिकल इशू आ जाता है, अनप्रिडिक्टेबल इकोलॉजिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि यूके में ऐसा ही कंडीशन था, डॉग्स का कलिंग हुआ, उनको मास किलिंग किया। अब हम देखते हैं कि जो यूके के कई शहरों में है, कुत्ते चले गए हैं लेकिन उनकी जगह पे फॉक्स जो है वो रिप्लेस कर दिए हैं, और वो ज्यादा डेंजरस अब है, और उनसे जो घटनाएं घट रही हैं ऐसे कि अटैक की, वो अब अधिक हो गई हैं। ओके, तो ऐसे ही देखने को मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे भी डॉग्स को अलग एलिमिनेट कर दे तो इश्यू सॉल्व नहीं होगा। कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, जैसे कि हम रैबीज, बाइट, पब्लिक फीडिंग, न्यूमेंसेज, ऑल जो है ना, उस बेसिस पे टेलर मेड रिस्पॉन्स दे कि कहाँ पे उनका रैबीज के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे बाइट ज्यादा है, कहाँ पे पब्लिक फीडिंग के कारण ये सब अटैक हो रहा है। वन साइज फिट फार्मूला नहीं हमको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सबसे बेहतरीन जो टेलर मेड इंटरवेंशन हो सकता है, पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट है, अगर काट ले कुत्ता या डॉग, तो सबसे ज्यादा पहले हम उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, उसका बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं, एंटी रैबीज वैक्सीनेशन उस एरिया के डॉग्स को लगाया गया है कि नहीं, ये सब चीजों को हम करें। फिर हम इम्प्रूव्ड सॉलिड मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे खाना फेंका जाता है, खाना वेस्ट होता है, वहाँ पे कुत्तों की संख्या बढ़ते जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि वहाँ पे केओटिक कंडीशन आ जाती है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। पब्लिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडल्ट है या बच्चे हैं उनको ये सिखाना पड़ेगा कि आपको अगर डॉग्स हैं वहाँ उनसे कैसे बिहेव करना है, अगर एग्रेसिव है सेफ्टी मोड में कैसे आपको आना है, कैसे खुद को सेफ करना है। तो ये सब चीजें आपको बताना है ताकि को एग्जिस्टेंस हो सके। हम
डॉग्स हैं लेकिन उनके साथ ही बच के सेफ मोड में रह सकें। यही चीजें मेन चीजें होंगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है वेस्ट बंगाल से, जो ये मटुआ कम्युनिटी सेलिब्रेट कर रही है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तो इनको इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट है भी। जो हमारा टाइमिंग है सिटीजनशिप का वो 11 साल से घटा के 5 साल कर दिया। ओके, तो दिस इज गुड। तो मटुआ कम्युनिटी का जो बेसिक्स है वो जानिए कि कैसे फाउंड हुआ था। इसको फाउंड किया था हरिचंद ठाकुर ने, और ये जो सेक्ट इवॉल्व हुआ था, इन्होंने चैलेंज किया था ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को। जो हायरार्की थी और ये लोअर कास्ट के सेक्शन को बोला कि ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट है वो हमारे से ज्यादा स्टेटस में, इन्होंने कहा कि हम इक्वल है। इन्होंने चैलेंज किया था, तभी मटुआ सेक्ट का वो हुआ था। तो मटुआ कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदूज से अलग रखते हैं। ओके, यहाँ पे भी कई लोगों से पूछा गया कि आप मटुआ पहले हैं कि हिंदूज है, तो इन्होंने कहा हम मटुआ पहले हैं और हिंदूज उसके बाद हैं। ओके, मटुआज जो है उनका सपोर्ट काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जो वेस्ट बंगाल की अभी की गवर्नमेंट है तृणमूल कांग्रेस, वो भी काफी चाहते हैं कि इनका वोट मिले, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो भी इसका बेनिफिट चाहती है। ओके, दिस इज द पॉपुलेशन दैट हैज बीन एडेड। ओके, तो यहाँ पे है कि जो मटुआ कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि ये सीए काफी अच्छा है, क्योंकि मुस्लिम फ्रॉम द इमिग्रेटिंग जो है इंडिया उनको नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात है क्योंकि उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मटुआ कम्युनिटी का जो अभी है कि यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज यू गिव द फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। तो इन्होंने बोला है कि दिस विल बी द मटुआज, मटुआ पहले आएगा एंड हिंदू विल बी सेकेंड। ओके, दिक्कत क्या है यहाँ पे, अब इनको सीए का जब फॉर्म भरने को आया तब इनको लग रहा है कि प्रोसीजर काफी डिफिकल्ट है। अब इनसे बोला गया कि रिलीजियस जो आप सर्टिफिकेट है वो कैसे लाएंगे। जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला कि आप किसी भी प्रीस्ट से जाके साइन करवा के लाइए। इनका कहना है कि हम मटुआ सेक्ट है वही सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे पोलराइजेशन भी है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 27% है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटी वोट को भी चाहिए, फिर मेजॉरिटी वोट भी चाहिए, कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि 18 इयर्स आफ्टर द इंडिया बिगेस्ट जेल ब्रेक, जेल तोड़ के वहां से प्रिजनर्स को फ्री करवाया था, एक घटना थी। उसी के एक जो मेन प्रोटेगोनिस्ट थे वो इस समय एक आम जनता की जिंदगी जी रहे हैं। पहले उन्होंने माओइज्म भी ज्वाइन किया था, उनका नाम है अजय कानू। तो एक तरीके से ये केस स्टडी में आप जब एथिक्स का आंसर लिख रहे हो तो काफी यूज जा सकता है। ऐसे में लिख सकते हैं कि कैसे एक आदमी डिफरेंट कंडीशन, मैन और नॉट गुड और द बैड बाय देयर बर्थ, दे आर द क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन एज वेल। जब आप ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे अगर एग्जाम्पल देते हैं तो काफी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इनके केस में है कि ये काफी एजुकेटेड थे, काफी बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, फिर भी इन्होंने पढ़ाई किया लेकिन साथ में इन्होंने सिचुएशन देखा कि बिहार का कंडीशन ऐसे था कि वहां पे हायरार्की थी, वायलेंस द ऑन द कास्ट बेसिस, कास्ट के बेसिस पे था, वहां पे काफी वायलेंस था। तो इन्होंने देखा कि जब ये पढ़ के एक कोचिंग भी स्टार्ट किया था ताकि कुछ लीगल तरीके से एक बढ़िया वे में कुछ पैसे कमाए जा सके और अच्छी जिंदगी भी जी सके। तो वहां पे देखते हैं कि उनका जो स्पेस जो ओन करता था उससे कुछ लफड़े हो गए। फिर धीरे धीरे ये देखा गया कि उनके इनके भाई को, इनके चचेरे भाई को, इनके फादर का हत्या हो गया डिफरेंट इंस्टांसेज में, और एक कास्ट बेसिस वायलेंस था। तो इन्होंने ऐसे में देखा कि जो माओइज्म कैडर्स है उसको ज्वाइन करना अच्छा है, और वहां पे इन्होंने काफी तेजी से ग्रो किया क्योंकि इनकी पढ़ाई अच्छी थी, इनका नॉलेज अच्छा था, ये मेहनत भी करते थे। तो हमने देखा कि काफी तेजी से फिर ये वहां पे बहुत इनके ऊपर 3 लाख रुपए का गवर्नमेंट ने वो क्या बोलते हैं कि पैसे डिक्लेयर करना है कि आप इसको पकड़ के लाएंगे या इसका खबर बताएंगे तो इतने पैसे दिए जाएंगे। फिर इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके इनको जेल में डाला गया, लेकिन जेल को तोड़ के माओवादी अटैक हुआ, नक्सलाइट अटैक हुआ और जेल तोड़ के इनको निकाल के ले गए। इस जेल में इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि AK-47 लेके रणवीर सेना के 2 लोगों को मार दिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि रणवीर सेना क्या है।
रणवीर सेना का फाउंडेशन 1994 में हुआ था और ये कास्ट बेसिस पे बनाया गया था। और बिहार का जो अपर कास्ट है, भूमिहार लैंडलॉर्ड होते हैं लोग, उनका एक ग्रुप था। उन्होंने किसके खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था? एंटी दलित एंड एंटी लेफ्ट। ओके, नक्सलाइट एंड माओइज्म से लड़ने के लिए। और जो दलित अगर वो अपराइज की बात कर रहे हैं तो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। ओके, तो ये एक तरीके से ये प्राइवेट मिलिशिया थी, बाद में इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। बाथे टोला केस बहुत फेमस है, जिसमें रणवीर सेना के लोगों ने दलितों की हत्या की थी। इस केस में ऐसा था कि 1996 के उस दशक में 90s में लोग मुंबई जाते थे। वहां पे अब जो लोअर कास्ट है उनके लिए किराया ही नहीं हो पाता था कि वो ट्रेन पकड़ के जाएं, और उनका कनेक्शन ही नहीं होता था, जानने वाले लोग ही नहीं होते थे कि वहां पे जाके कोई जॉब करे। लेकिन कुछ लोगों ने जाना स्टार्ट किया। वहां से जो लोग आए कहें कि वहां बढ़िया पैसा मिलता है, यहाँ खेत में मुफ्त में आप काम कीजिए, बिना पैसे के बेगार कीजिए, उससे अच्छा आप कंपनी में जाइए काम कीजिए, कुछ पैसे भी मिलते हैं, आप अच्छे तरीके से जी भी लेंगे, घर के लोगों को भी खिला सकते हैं और अच्छा खासा वो भी जिंदगी जी सकते हैं। अब दलित जो थे वो वहां के भूमिहार के खेतों में काम करते थे। अब वहां के जो बाथे टोला एक गांव का नाम है, इस गांव के जो दलित थे उन्होंने प्लान बनाया कि अब इस खेत में हम बिना मजूरी दिए, बिना पैसे लिए काम करने से अच्छा चलते हैं वही मुंबई। अब वो एक सुबह 20-25 के करीब, एग्जैक्ट नंबर इट कुड बी अराउंड 20, मोर देन 20, तो वहां पे वो लोग जा रहे थे सुबह ट्रेन पकड़ने। अब यहाँ पे जो अपर कास्ट थे, जो भूमिहार, उनको लगा कि अरे मेरे खेत में, मतलब मेरे से ये मेरे सामने ये ऊंचे उड़ रहे हैं, मेरे खेत में काम करने से मना कर दिया। मना करना भी अपने शान के खिलाफ लेके दे किल्ड ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द ट्रेन। जो ट्रेन पकड़ने लोग जा रहे थे सबको गोली मार दिया और उनकी लाश खेत में पड़ी थी। काफी इस पे बवाल भी मचा था। उसी के बाद तो एक तरीके से देखिए कि कहीं ना कहीं कास्ट बेसिस जो हायरार्की थी वही माओइज्म को बिहार में लाई थी। बाद में अभी शिफ्ट हो गया झारखंड में। और यही टाइम था जब आप देखिएगा कि लालू प्रसाद यादव का आरजेडी बहुत हाइट पे चला गया, क्योंकि वो सपोर्ट में आ गया दलित एंड पिछड़े वर्ग के, और कहीं ना कहीं वहाँ सपोर्ट मिला। और इसी दौरान काफी एक तरीके से कास्ट जो वायलेंस था वो एक पीक पे भी था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। बाद में इन्होंने अब इस समय इनका ये है कि जो अभी जो अजय कानू है वो जेल टर्म अपना कंप्लीट करने के बाद अब सोच रहे हैं कि अब ये लीगल तरीके से विदाउट वायलेंस एक पीसफुल तरीके से अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। उन्होंने सोचा है कि जो ये जिस कम्युनिटी के हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, इनके लोगों के लिए ये काम करेंगे। एंड हियर इट हैज मेंशन दैट ऑलरेडी इनका एजुकेशन काफ़ी है, तो जो उनका कोचिंग जिन्होंने स्टार्ट किया था वो फिर से स्टार्ट करके सोचेंगे कि उसमें वो फिर से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री ये भी है कि ये जो एबीवीपी के लीडर भी रहे हैं, जो अपने इनिशियल काल में, जो अपने स्टूडेंट टाइम में ये लीडरशिप भी किए हैं। उस समय एबीवीपी जो आरएसएस का एक स्टूडेंट विंग है उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उनको इनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगी थी। इन्होंने बोला था कि ये डिविजनरी पॉलिटिक्स करते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया था और बाद में उन्होंने माओइज्म ज्वाइन किया था। ओके, तो यहाँ पे सारा ये स्टोरी है, काफ़ी एक तरीके से एक एक्सप्लेन किया है कि क्या है टोटल यहाँ पे कास्ट। जो मैं बता रहा था आपको, लैंडलॉर्ड्स, रणवीर सेना का जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जेल में इन्होंने भी काफ़ी एक्टिविज्म किया था। जेल में इन्होंने जो अच्छा खाना मिलने के लिए और वहाँ पे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए भी इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, काफ़ी रेजिस्टेंस किया था। तो वहाँ पे भी चीज़ें बदली थी, कंडीशन बदला था। Okay, so this is all about from this newspaper, this news article. Next article again, ये भी एक तरीके से जो कुट्टानाड वेटलैंड है केरला में। एक चीज याद रखिएगा, कुट्टानाड यूनिक है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है बिलो सी लेवल के नीचे होता है। ये जो रीजन है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो एरिया है, इस समय यहाँ पे पानी की काफी किल्लत हो रही है और लोगों को वाटर, जो फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उसके लिए लोगों को पर मंथ 1000 से 3000 खरीदना पड़ रहा है, पैसे देके, बॉटल वाला जो पैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज नोन फॉर द पैडी कल्टीवेशन बिलो द सी लेवल, जो मैंने आपको अभी बताया। इट फेसेस द चैलेंज ऑफ द वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहा है,
और जो सैलाइन वाटर है वो जो फ्रेश वाटर में इंट्रूड कर रहा है उसके कारण है। ऐसा नहीं है कि वहां पे पानी की कमी है, पानी वाटर सफिशिएंट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट का पार्ट है और वेस्टर्न घाट में जो प्रिसिपिटेशन है, रेनफॉल काफी हाई है। आप पढ़ेंगे कि हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है वो वेस्टर्न घाट में है और कुछ पार्ट ऑफ द हिमालय के भी है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया, बट द थिंग इज दैट जो वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है और जो सॉलिड मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेम्बनाड लेक है, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा लेक है, वेटलैंड है। तो वेटलैंड जो सबसे बड़ा इंडिया का है वेम्बनाड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे ये है वेटलैंड, वेटलैंड। और सेकंड अगेन इससे ही चिपका हुआ है, मैप में आप देखिएगा अष्टामुंडी है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको मैप में देखिएगा, अष्टामुंडी ये सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो कुट्टा यहाँ पे यही बात है कि रेनफॉल सबसे ज्यादा फिर भी ज्यादा यहाँ पे ड्यू टू द इंक्रोचमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब दिया है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि एक तरीका ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, दूसरी तरीका है कि दो तरीके का वाटर सप्लाई किया जाए। एक तो जो ड्रिंकिंग वाटर जो क्लीन है, और दूसरा कि अदर यूज के लिए भी हम कर सकते हैं, जो सी वाटर अगर मिक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप कोई और काम कर रहे हैं, जैसे घर की सफाई कर रहे हैं या आप अपने वॉशरूम में यूज कर रहे हैं, ओके, सो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट न्यूज जो है वो बिजनेस पेज से है। जीईएम में ऑफर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जीईएम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको जेम कहते हैं, ओके। ये काफी फेमस हो गया इस समय क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पब्लिक गुड एंड सर्विस का प्रोक्योरमेंट होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। अब यहाँ तक था, लेकिन धीरे धीरे हम इसकी जो फुटप्रिंट है, जिसका एरिया है, उसको बढ़ा रहे हैं। अभी हम इसको किस चीज में भी यूज करना चाहते हैं? क्रिएट इनेबल द वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए भी इसका यूज कर रहे हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके लिए यूज करें तो इसका ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू एसेस द प्रोग्रेस हो पाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो ट्रांसपेरेंसी लाएंगे किसी भी सिस्टम में, तो वो हमारे ओवरऑल जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, और यहाँ पे इनटू द केस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्डिंग, वो और इफेक्टिव होगा। इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं डिफेंस में भी, जैसे कि क्रिटिकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट इसके अंडर में करते हैं। सर्विसेज लाइक द एयरक्राफ्ट चार्टरिंग होती है, प्रिंटिंग ऑफ द इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल होता है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनहेंस होगा तो मॉनिटरिंग बढ़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। अब हम जितने भी टॉपिक पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा उस पर कुछ क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, consider following statement about the fiscal deficit in India. First, it is difference between government total revenue and its capital expenditure. Second, a high fiscal deficit can lead to the inflationary pressure. Third, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 sets a target for the eliminating the fiscal deficit by the 2025. तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले को ये क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट गिवन एवब इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला देखिए कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इट्स डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल रिवेन्यू एंड द कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल नहीं है, टोटल रिसिप्ट भी है, तो कैपिटल प्लस रिवेन्यू भी हो जाएगा, और अदर फॉर्म में जो फी वो होते हैं वो भी होगा, टोटल रिवेन्यू होगा, ओके। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, तो पहला हो गया, तो पहला तो तीनों में है। ए हाई फिजिकल डिफिसिट कैन लीड टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो ये तो सही बोल रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये इस ऑप्शंस में नहीं होना चाहिए। तो दो नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन है इसमें भी है, तो ये तीनों गलत होगा। सिर्फ इसमें दो नहीं है, तो यही आंसर होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आपने एक एलिमिनेट किया, तीसरे को चेक भी करना नहीं पड़ा, आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, which of the following statement is not correct? Okay, तो not correct क्या है? It's mandate the government to ensure transparency and accountability in fiscal matter. It set the target for the reducing the revenue deficit of the government.
C, it allows the government to borrow unlimited funds to meet its expenditure. D, it provides for the escape clause under the exceptional circumstances. ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो C बोला है कि borrow unlimited fund. Unlimited fund क्या है? ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 3% रखा है, 29-30 तक बोल रहा है कि वो आप कीजिए, तो यही नोट हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड. The primary legislation under which the Directorate General of Civil Aviation is established is the Aircraft Act 2020, the Airport Authority of India Act 1994, the Bureau of Civil Aviation Security Act 1984, the Aircraft Act 1934. तो हमने देखा कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा था, और प्री इंडिपेंडेंस जिस समय आरबीआई भी फॉर्म हुआ था, तो 1934 1935 ही होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following activities does not fall under regulatory purview of the Directorate General of the Aviation? तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है issuing the license to pilot, investigating aircraft accident, setting air tariff control standard, and D है regulating the fare of the domestic airline. तो हमने देखा कि लाइसेंस की बात तो किया था, तो ये सही हो गया. इन्वेस्टिगेटिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, ये भी देखा था. सेटिंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टैंडर्ड, ये भी देखा था. रेगुलेटिंग द फेयर्स ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक है, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट है, वो तो अपना मार्केट डिमांड पे है, तो उनका ऐसे ही हम कर देंगे प्राइवेटाइजेशन. आपने देखा होगा, आप खुद ही जाते होंगे, आपने देखा होगा कि जो रेट है कितना वेरिएबल होता है. आप इंडिगो से जाएंगे और डिफरेंट टाइमिंग में जाएंगे, तो फिक्स नहीं है. उसी से आपको पता हो जाना चाहिए कि डी है जो ये नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 5. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन इज लोकेटेड. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली. इसीलिए मैंने आपको साफ साफ वहां पे दिखा दिया था, ये न्यू दिल्ली में है. और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन था उसका मॉन्ट्रियल में था, इंटरनेशनल वाले का. क्वेश्चन नंबर 6. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. FCRA registration for the NGO must be renewed every 10 years. Second, NGO cannot receive any foreign fund while their FCRA renewal application is pending. Which of the above statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो यहाँ पे देखिएगा कि FCRA registration of NGO renewed every 10 years. तो हमने देखा था ये 10 years नहीं है, ये 5 years ही है. ओके, 5 years. NGO cannot receive any foreign fund while there is the renewable application. Renewable application हो तो वहां पे कर सकते हैं. रिफ्यूजल होगा तो नहीं होगा. रिफ्यूजल हो गया तो नहीं है. रिन्यूएबल में है तो ये भी गलत हो गया. ये गलत तो neither 1 nor 2, D हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. With reference to the Foreign Contribution Act, consider following. The Ministry of Home Affairs is responsible for granting and renewing FCRA registration to NGO. Okay. Second, FCRA registration can be cancelled if the NGO is found to be acting against the national interest. Which of the above statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है वही ग्रांट करता है, तो ये सही हो गया. FCRA रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड अगर एनजीओ नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ये भी जनरली ये कॉमन सेंस से आप सही कर सकते हैं. तो ए एंड बी दोनों सही है. सी विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज़पेपर. हमने एक कंप्लीट सारे टॉपिक जो रेलिवेंट है डिस्कस किया, फिर हमने मेंस का आंसर भी लिखा. प्लीज उसका आंसर लिखिएगा आप, और आपको जो मॉडल आंसर दिया गया उससे मैच कराइएगा. And here we have completed and covered most of the area. जितने भी एरिया है जो रेलिवेंट है उनको कवर किया है. आप